चलिए, पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इलेक्शंस की लेक्चर सीरीज़ हम कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने आपको अच्छे से इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में बताया, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या प्रोविजंस हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950-51 के तहत क्या प्रोविज़न है, इलेक्शन ऑफेंसेस, डिस्प्यूट्स और उनसे जुड़ी हुई जुडिशरी की इंटरवेंशंस के बारे में सभी बारीकियों के बारे में समझाया। उसके बाद हमने उस चैप्टर को अप्रोच किया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के एस्पेक्ट से, 1996 के पहले वाले रिफॉर्म्स, 1996 के रिफॉर्म्स और उसके बाद के रिफॉर्म्स, जिसके माध्यम से आपको ये पता लगा कि एक्चुअल में इलेक्शंस के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कैसे किया जा रहा है, कैसे उसको और भी ज़्यादा पार्टिसिपेटरी बनाया जा रहा है, किस तरह से मसल पावर और मनी पावर को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये हो रही है कि सही मायने में लोकतंत्र की मर्यादाओं को सर्व करे। उसी कड़ी में हमने आपको बहुत सी चीज़ें बताई, जिसमें हमने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट के खर्चे के ऊपर लिमिट रखता है। ये कोशिश की जाती है कि ये बताया जाए कि आपके प्रीवियस कोई क्रिमिनल इंडल्जेंसेस रहीं, किसी तरह के केसेस में आप इन्वॉल्व रहे, आप कन्विक्ट हुए या एक्विट हुए, जो भी है आप उसका ब्यौरा दीजिए। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का टॉपिक यहीं से उभर करके आता है। इसी टॉपिक के तहत बहुत से आयाम आपको समझाए जाएंगे, डाटा, स्टैटिस्टिक्स सब कुछ प्रेजेंट किया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि क्यों इलेक्शंस स्टेट फंडेड हो जाने चाहिए। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के इस टॉपिक के माध्यम से आज हम इस पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सीरीज़ की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो समझते हैं क्रिमिनलाइजेशन इन द पॉलिटिक्स। चलिए, आज हम एक बहुत चर्चित मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं, दैट इज़ द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण। ये बड़ा मुद्दा है। क्यों बड़ा होता है? सुप्रीम कोर्ट का अभी एक जजमेंट आया है 13 तारीख को, 13 फरवरी को। ये जजमेंट पहला नहीं है, ऐसे कई जजमेंट पहले भी आते रहे हैं। और हम इसकी टॉपिक की डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? ये आपके CSET 1 जिसे कि जनरल स्टडीज़ कहते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केसेस पूछे जा सकते हैं, आर्टिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट CSET 2 जिसमें कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं, जो आपके एथिक्स को चेक करता है, आपके वैल्यू सिस्टम को चेक करता है, वो कॉम्प्रीहेंशंस यहीं से हो सकते हैं। और जनरल स्टडीज़ में पेपर 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पेपर 2 जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है ये एक्चुअली में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स? अगर इसे हम बहुत ही शैलो लेवल पर देखें तो इसका मतलब ये है कि राजनीति के अंदर उन लोगों का आ जाना जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिंपल एक लाइन में इसी का यही जवाब है कि क्रिमिनल्स का एंटर कर जाना पॉलिटिक्स में, या तो स्टेट लेवल पर एज ए MLA, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, या MLCs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, या तो विधान परिषद में एंटर हो जाते हैं अपर हाउस में, या विधानसभा में लोअर हाउस में। सेंटर लेवल पे आ जाना या तो लोकसभा MP या राज्यसभा MP के तौर पर, या किसी भी स्तर पर अगर चुनाव है, उन चुनाव की प्रक्रिया के तहत किसी भी तरह के प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो अगर एंटर हो रहे हैं तो इसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से जोड़ करके देखा जाता है। बट ये सिर्फ यहीं तक कंसेप्ट नहीं रुकता है। इसके लिए पहले समझना पड़ेगा पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीति क्या होती है। तो राजनीति क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, इस पर हमारा पॉलिटी का डिटेल में लेक्चर है, वो यूट्यूब पे पड़ा है। बट अभी के लिए एक लाइन में समझा देते हैं कि पॉलिटिक्स वह प्रक्रिया है जिसके तहत आप नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं। पॉलिटिक्स एक वो मैकेनिज्म, वो प्रोसेस है जिसके तहत आप पॉलिसी मेकर्स की जो पॉलिसीज़ हैं, या तो उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। पॉलिसी मेकर अगर भारत की बात करें तो कौन है? चुने हुए प्रतिनिधि। इंडिया की बात करें तो इंडिया डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, लेकिन डेमोक्रेसी में दो तरह की डेमोक्रेसीज हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में फॉलो होती हैं, मान लें कि नॉर्दर्न यूरोप में, जहाँ पर अगर कोई भी लॉ लाना है तो सीधा वो जनता के बीच में आ जाता है, जिसमें प्लेबिसाइट करा लिया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है वाया मैसेजेस, या फिर जैसे आजकल चैनल पे प्रोग्राम चलते हैं ना, घंटी बजाओ या फिर मिस कॉल दीजिए, इस तरह से समझ लीजिए कि वो प्लेबिसाइट हो जाता है। वहाँ पर सीधे जनता ही हाँ या ना में अपना जवाब दे रही है। देख लेते हैं कि इतने लोग हैं और उनमें से इतने लोगों ने कहा फेवर में है, इतने लोग अगेंस्ट में है, इस बेसिस पर फिर वो बिल आगे पहुँच जाता है और वो पास करा दिया जाता है। ये तो हो गई डायरेक्ट डेमोक्रेसी। भारत जैसा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी डाइवर्स सोसाइटी, इतने सारे ग्रुप्स, मेजॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उसमें कई तरह के लिंग्विस्टिक और रिलीजियस सेगमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे संविधान बनाने वाले जो बड़ी बड़ी शख्सियतें रहीं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम फॉलो किया।
यहाँ पर आप अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव फिर संसद में बैठ करके या राज्यों में विधानसभा में बैठ करके आपके हितों का ध्यान रखते हुए कानून बनाते हैं। आप लोग सीधा कानून में शामिल नहीं होते। हाँ, संसद से या फिर विधानसभा से बनने वाले कानून पब्लिक डोमेन में आते हैं। आप अगर राज्यसभा टीवी या फिर लोकसभा टीवी या डीडी न्यूज़ ये देखें तो उसमें वो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, कई बार 1 महीने के लिए पब्लिक डोमेन में आते हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। लेकिन आपसे ये पूछा नहीं जाता कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सुझाव आप दीजिए, जो भी आप रेक्टिफिकेशन या रिकमेंडेशन देना चाहते हैं वो सरकार के ऊपर है कि वो माने या ना माने। काम जो हो रहा है वो सारा लॉ मेकिंग बॉडी के तौर पर पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन द सेंटर एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर सुप्रीम एट द स्टेट लेवल, वो वहाँ पर काम चलता है। अब जिस देश में आप एक इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, लोकतंत्र का एक इनडायरेक्ट सिस्टम जिसमें रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनस है कि कंट्री किस डायरेक्शन में जाने वाली है, उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनकी इंटीग्रिटी क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैरेक्टर इंटीग्रिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि उनकी मेरिट्स क्या हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है। एंड मैं क्लियरली बता दूं, क्वालिफिकेशन का मतलब डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स नहीं होते हैं। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर पशुपालन विभाग में मंत्रालय मिला है तो कितना जानते हैं पशुओं के विषय में, ये उनकी क्वालिफिकेशन हो सकता है। सदियों से ऐसा ही उनका परिवार हो कि वो पशुओं के बीच में पशुपालन ही कर रहे हैं, तो ही दैट पर्सन इज़ वेरी लाइकवाइज विराट कोहली इज़ वेल क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ क्रिकेटर। वो क्रिकेट मैन पर्सन के लिए वो बहुत क्वालिफाइड है क्योंकि उसे गेम आती है। डिग्रीज हो ना हो, आप डिग्री नहीं देखते। इसी तरह से पॉलिटिशियन है, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, जनता से इंटरेक्ट करना होना चाहिए, मुद्दे समझ आने चाहिए, जनता का मर्म समझ आना चाहिए। तो ऐसे में कैरेक्टर और इंटीग्रिटी डिपेंड कर जाता है आपकी मेरिट्स क्या हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपकी अप्रोच क्या है। इसके लिए अब ये डिपेंड कर जाता है कि भाई आपका मेरिट और क्वालिफिकेशंस में आपने सोसाइटी में किस तरह से परस्यू किया, एग्जीक्यूट किया, कि आपके ऊपर किस तरह के चार्जेस हैं, कौन कौन सी दंड संहिता के तहत आप चार्जशीटेड हैं इस समय। क्योंकि फिर उसी इंटीग्रिटी और उसी कैरेक्टर के साथ आप संसद में बैठेंगे और वहाँ पर फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में कानून बनेंगे। नेचुरली ऐसा कानून नहीं बनने दिया जाएगा जिस कानून के तहत हो सकता है जिस क्राइम में आप संलिप्त पाए गए थे या जिसमें आप चार्जशीटेड हैं उसके अगेंस्ट सख्त सज़ा बनाने का प्रावधान लाने की बात हो, तो नेचुरली वो आप पर भी लागू हो जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे कि ये ना हो, या तो इसे डेफर करेंगे, डिले कराएंगे, या इसे डिरेल कर देंगे कि ये हो ना सके। ऐसे में वो रिप्रेजेंटेटिव वाली वह पर्टिकुलर पार्लियामेंट सही में रिप्रेजेंट नहीं कर रही कंट्री के एस्पिरेशंस को, देश को। तो द वेरी कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी ही यहाँ पर कलेप्स हो जाता है, क्योंकि आप जिस डेमोक्रेसी में जी रहे हैं इट इज़ इनडायरेक्ट एंड इट इज़ वाया द रिप्रेजेंटेटिव्स। इफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट विद इंटीग्रिटी, विद नॉट सोवरेनिटी, then ultimately they will not form laws which will be in the favor of the sovereignty and integrity of the country, and it will ultimately undermine the very concept of the democracy. राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं जब संविधान बना है, तो उनकी स्टेटमेंट क्या है? वो कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद पता होना चाहिए देश के पहले राष्ट्रपति थे। उनका कहना है कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ मशीन इज अ लाइफलेस थिंग, इट एक्वायर्स लाइफ बिकॉज ऑफ द मैन who control it and operate it। वो कहते हैं कि संविधान तो एक निर्जीव वस्तु है, जैसे कोई मशीन होती है। जैसे मशीन है, मेरा बाइक नीचे खड़ा है, जब तक मैं उस पर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता हूँ वो लाइफलेस है। जो उसे ऑपरेट कर रहा है, जो उसे कंट्रोल कर रहा है, वह एक मशीन में जान डालता है। ऐसा ही संविधान है। तो संविधान को कौन लोग ऑपरेट कर रहे हैं, संविधान को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि संविधान एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की कल्पना देता है और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर बेस्ड होकर, उसे बेडरॉक मान करके पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को ध्यान में रख करके पार्लियामेंट लॉज बनते हैं। तो पार्लियामेंट में जो लॉज बनाने वाले लॉ मेकर हैं, जिनके हाथ में वो मशीन है कॉन्स्टिट्यूशन नाम की, जिसे हम कहते हैं कि वो बहुत ऑर्गेनिक है, वो कितनी का ऑर्गेनिक हो यानी कि कितनी का अलाइव हो या कितनी का इनऑर्गेनिक या डेड हो, ये डिपेंड कर जाता है कि वो किसके कंट्रोल में और कौन उसे ऑपरेट कर रहा है। और उन लोगों की ही साख अगर दाव पर लगी होगी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी निर्जीव होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर खड़ा है पूरे भारत की लोकतंत्र की संरचना, वह खत्म हो जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट लगातार कई जजमेंट देकर के ये चिंता लोगों के सामने रख चुका है। लेकिन अब ऐसे में लोकतंत्र में जीते हुए बहुत सारी और भी साइड इफ़ेक्ट आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने चुनाव में अपना नामांकन भरा, अब आप चुनाव में खड़े हैं और हमारे कंट्री के अंदर ये बहुत आसान एक तरीका अपनाया जाता है किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप लगा करके उसके अगेंस्ट FIR करा देना।
अब एफआईआर आपके अगेंस्ट हो चुका है, आपके अगेंस्ट एफआईआर के बाद चार्जेस भी फ्रेम हो चुके हैं। अब चार्जेस फ्रेम होने के बाद केस चल रहा है, तो देश का संविधान एक कंसेप्ट और देता है, और वो कंसेप्ट है द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अनटिल अ पर्सन इज प्रूवन गिल्टी। जब तक आप कन्विक्टेड नहीं पाए जाते तब तक आप एक्यूज्ड हैं, और एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का पूरा डिफरेंस ही कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्टेब्लिश किया है। ऐसे में हम एक्यूज्ड को कन्विक्टेड ना माने, तो ऐसे में अक्यूज्ड को कन्विक्टेड वाला ट्रीटमेंट भी ना दे। ऐसा के वेणुगोपाल देश के अटॉर्नी जनरल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कोर्ट में जाकर के कि कोर्ट कृपया अपनी लक्ष्मण रेखा पार ना करे। पार्लियामेंट की शक्ति है कि कानून बनाए, कृपया कोर्ट ये काम ना करे, क्योंकि ये कोर्ट के एम्बिट में आता ही नहीं है। और कोर्ट कहता है हम अपनी लक्ष्मण रेखा पार भी नहीं करना चाहते हैं। हम पार्लियामेंट को ही ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट लॉ बना करके आए, क्योंकि लॉ की अब ज़रूरत है। तो के वेणुगोपाल देश के अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कोर्ट में कि देयर इज एस्टेब्लिश्ड कंसेप्ट ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अनटिल अ पर्सन इज प्रूवन गिल्टी। तो कैसे हम उनको चुनाव लड़ने से रोक दें? जब वो कन्विक्टेड ही नहीं है, वो अभी अक्यूज्ड हैं, तो चुनाव लड़ने से कैसे रोक दें? उसके पीछे वो सब्सटेंस ये देते हैं कि जितनी भी एक्विजिशंस लगती हैं वो एक्यूज्ड पर्सन में से टोटल में से सिर्फ 6% है जो कन्विक्ट हो पाते हैं। फाइनली जो 6% ही कन्विक्ट हो पाते हैं, वो कहते हैं कन्विक्शन रेट इज सिंपली 6%। रेस्ट 94% पीपल दे कैन बी इनोसेंट ऑल्सो। तो उन्हें चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से वंचित रहना, यह भी तो लोकतंत्र की हत्या है, वो ऐसा कहते हैं। लेकिन इसके भी तथ्य समझने होंगे। कन्विक्शन रेट तक जाते जाते अब क्या होता है, यू आर चार्ज शीटेड। चुनाव लड़ लिए, चुनाव लड़ने की तो दूर छोड़िए, आप मंत्री बनते हैं, फिर आप क्रिमिनल चार्जेस हैं आपके अगेंस्ट, आप मंत्री बनते हैं। जब आप मंत्री बनते हैं फिर एविडेंसेस डिस्टॉर्ट होते हैं, फिर विटनेसेस को वीक किया जाता है, कमज़ोर किया जाता है। महकमे के अंदर जो एफआईआर हैं उनमें टेम्परिंग होती है। जो भी अब तक जुटाए गए हैं आपके खिलाफ सबूत, उन्हें फिर तोड़ा मरोड़ा जाता है, और इस तरह से अपील के माध्यम से आप हाई कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज करते हैं, फिर वहाँ चलता है, और कोर्ट तो क्लियरली एविडेंसेस के बेसिस पे चलेगा। तो जांच कैसे हुई है ज़मीनी स्तर पर, पुलिस ने कैसे काम किया है, एविडेंसेस कैसे कलेक्ट हुए हैं, इसी पे डिसाइड होगा डिसीजन। तो डिसीजन आ जाता है कि पर्सन जो है वो एक्विटेड है, कन्विक्टेड नहीं है। तो एक्विटल रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, कन्विक्शन रेट बड़ा कम है। तो अब देख, बहुत इंपॉर्टेंट केस था इस बार। आपने देखा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो इसको बहुत हीरोइज्म के एक्ट के तौर पे भी दिखाया मीडिया ने। राजा भैया जेल में थे, रघुराज प्रताप सिंह बेती से, तो बाद में कहा गया कि वो जेल में थे, अब बने जेल मंत्री। अब जो जेल में है जेल मंत्री बना दिए गए, तो उसका क्या ही नतीजा निकलेगा? कौन से सबूत बचेंगे, कौन से एविडेंसेस आपको लगता है इंटैक्ट रहेंगे? वो डिस्टॉर्शंस होता है, इसलिए एक्विटल रेट ज़्यादा होता है। और ये कहानी यहाँ भी सूट बैठती है कि हमारे इंडियन पैनल कोड आईपीसी के तहत जितने लोग एक्यूज होते हैं उनका ऑल इन ऑल ही कन्विक्शन रेट सिर्फ 46% है। तो ऑल इन ऑल कन्विक्शन रेट 46% है। जनरली भी अगर हम आईपीसी के अंदर लोगों को देखें तो ये तो फिर पॉलिटिशियन है, तो इनका फिर कन्विक्शन रेट 6% ही रहेगा, सिंपल सा। तो देश में हालात वैसे ही गड़बड़ चल रहे हैं कि आईपीसी के अंदर कन्विक्शन रेट अपना 46% चल रहा है, क्योंकि आइडियोलॉजी है हमारे देश की कि भाई 10 गुनहगार बच जाएं, एक बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए। ये सही भी बात है। तो ऐसे में जुडिशियल सिस्टम को भी सुधारने की बात करनी होगी जब हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करेंगे। ये एक अब तक की इंपॉर्टेंट कहानी मैंने आपको बताई कि हम इस मुद्दे पे चर्चा कर ही क्यों रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। उदाहरण के तौर पर एक डाटा आपके सामने रखता हूँ, ध्यान से देखिए। दिल्ली में अभी चुनाव हुए, आपने देखे, क्लियर कट पिक्चर आपके सामने खड़ी है। दिल्ली में 2015 में जो चुनाव हुए थे उसमें क्रिमिनल केसेस थे जितने चुने एमएलए पे 24%, इस बार बढ़ करके 43%। यानी कि आप ध्यान से देखिए कि 43% एमएलए अब क्रिमिनल केसेस में है 2015 के कंपैरेटिवली 2020 में। और इसमें से 2015 में 14% वो थे जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस थे, इस बार 37%। 24 से 14 10% का अंतर था, इस बार 43 से 37%, अंतर भी कम हो गया, 7% का रह गया। और सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं 37% एमएलए पे। जानते हो सीरियस क्रिमिनल केसेस कौन से होते हैं? जिनमें मिनिमम 5 साल तक की सजा होती है, उसके आगे की सजा होती है। जैसे इसमें मर्डर आता है, अटेम्प्ट टू मर्डर आता है, इसमें किडनैपिंग आती है, इसमें रेप आता है, इसमें मॉलेस्टेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड द वुमेन आता है, इसमें डकैतियाँ, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ये सारा सीरियस क्रिमिनल केसेस है। 37% एमएलए इनमें चार्जशीटेड है सीरियस क्रिमिनल केसेस में। और हैरानी की बात बता दूं, सीरियस छोड़ो, क्रिमिनल छोड़ो,
एक सिंगल केस आपके अगेंस्ट रजिस्टर हो जाए तो आईएएस आईपीएस में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि फाइनल पुलिस सर्टिफिकेट पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए, उसको छोड़ो, बैंक क्लरिकल बैंक पीओ के लिए आपके लोकल थाने से पीसीसी निकाली जाती है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। उसमें अगर आपका नाम कहीं बोल गया तो आपकी तब तक फाइनल अपॉइंटमेंट नहीं होगी जब तक आपको हर एंगल से क्लियरेंसेस ना मिल जाए। इसको छोड़ दीजिए, विदेशों में अगर पीआर लेना है, टीआर लेना है या कुछ भी है, उसके लिए यहाँ से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जाता है पीसीसी। लेकिन यहाँ पे एक विडंबना है कि नेता बनने के लिए, जिनके आगे सारी नौकरियाँ आएंगी, सब कुछ होगा, आप चार्जशीटेड भी हैं तो नेता बने रह सकते हैं, छोड़िए मंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। इस पर एक पैराडॉक्स पर चर्चा है जो सुप्रीम कोर्ट में होती है। इसके अलावा एक डाटा और आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो डाटा क्या बताता है, ध्यान से देखिए। उस डाटा के तहत ये है कि 2004 के पार्लियामेंट 2004 की अगर मैं डाटा दूं तो पार्लियामेंट में कितने मेंबर क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे, 24%। 2009 की बात करूं तो 30%। 2014 के आम चुनाव की बात करूं 34%। लेकिन इस बार जो जनरल इलेक्शन हुए हैं अभी 2019 में, जब नरेंद्र मोदी सरकार जीती है, 43% इस समय हमारे टोटल एमपी पार्लियामेंट्री मेंबर दे आर accused in some of the criminal cases। आ गई बात समझ में? 43%, ये तो बहुत बड़ा डाटा है। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझें हम कि ये ग्रोथ कितनी मानी गई। 2009 से 2019 के बीच में 109% का ग्रोथ दिखा है हमें क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में आने का, और वो भी अकेले पार्लियामेंट के लेवल पर। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम देखें तो इनको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं, यही आज की हमारी चर्चा है। आई बात समझ में? चलिए उस चर्चा को समझते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को और देख लेते हैं। डिफरेंट केसेस हैं हमारे सामने, उन केसेस को समझ लेते हैं और आज जो चर्चा कर रहे हैं वो समझते हैं। एक बीजेपी लीडर हैं और ये लॉयर भी हैं, इनका नाम है अश्विनी कुमार उपाध्याय। अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील लगा रखी थी, और अपील लगाने का कारण क्या था, उसका कारण भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था। क्या ऑर्डर था? 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी, 5 जजेस की बेंच बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। 2018 की उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने जो केस था वो किसका था? पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, PIF वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2018 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के समय में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। जजमेंट में ये कहा था कि जो भी कैंडिडेट पार्टी के द्वारा चुना जाएगा चुनाव लड़ने के लिए, उसे अपना डिटेल्ड क्रिमिनल ब्यौरा, जितना भी उसके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं या जो भी है, सब कुछ पार्टी को सबमिट करना होगा। वो सारा कुछ उसे पार्टी को देना होगा और पार्टी को फिर उसे पब्लिश करना होगा सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ताकि लोगों को पूरा अच्छे से पता रहे कि इस पर्सन के अगेंस्ट ये चार्जेस चल रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं करती हैं पार्टीज़, तो कैंडिडेट और पार्टी दोनों को ये करना है। अगर वो नहीं करती हैं तो ऐसे में उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, और इलेक्शन कमीशन उनके अगेंस्ट ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अपील लगाएगा, और फिर कोर्ट उनसे निपटेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से। ये 2018 में जजमेंट आया। यानी कि आपको अपना क्रिमिनल ब्यौरा प्रॉपर मेंशन करना है, और फिर आपकी पार्टी उसे पूरा डिटेल में सब लोगों के सामने रखे, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें। जजमेंट का बेसिस ये था उस समय में जजमेंट देते हुए कि क्रिमिनलाइजेशन इतनी तेज़ी से हो गया है कि डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी पर इसने अटैक कर दिया है, और ये जो होली रिवर ऑफ डेमोक्रेसी है, होली रिवर ऑफ पॉलिटिक्स है, इसे इम्प्योरिटी से मुक्त करके प्योरिटी को रिस्टोर करना है। और उस समय में उस बेंच का ये डिसीजन देते हुए मानना ये था कि डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन होता है इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। ठीक है, हम लॉज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उस समय में ये बहस हुई थी कि आप लॉज नहीं बना सकते, और उन्होंने कहा था कि ठीक है हम लॉज नहीं बना सकते, लेकिन हम अल्टीमेटली पार्लियामेंट से ये अर्ज करते हैं कि वो लॉ बनाएं और क्रिमिनल्स ना आ पाएँ पॉलिटिक्स के अंदर, इसका कोई प्रबंध किया जाए। क्यों? क्योंकि कोर्ट ये कहता था कि डेमोक्रेसी का बेसिस है इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। इन्फॉर्म्ड चॉइसेस मतलब कि एटलीस्ट वोटर को पता हो कि वो जिसे वोट डालने जा रहे हैं वो पर्सन किस बैकग्राउंड से आता है, यानी कि उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। फिर अगर वो चॉइस बनाता है तो ये उसकी खुद की चॉइस है, क्योंकि लोकतंत्र से चॉइसेस छीन नहीं सकते। चॉइसेस हों बट चॉइसेस मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, ऐसा कोर्ट ने अपने जजमेंट में पढ़ा। अब हुआ क्या, उस जजमेंट की पालना नहीं हो रही थी। जो क्रिमिनल बैकग्राउंड कैंडिडेट्स हैं वो प्रॉपर डाटा नहीं दे रहे थे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ उसे पब्लिसाइज नहीं कर रही थी। इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना गया। तो 2018 के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के दिए निर्णय का बार बार उल्लंघन हो रहा था और पालना नहीं हो रही थी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, कैंडिडेट के द्वारा। इसलिए एक बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार उपाध्याय ने प्ली फाइल की
कोर्ट के पास, और उस प्ली में उन्होंने कहा कि आपके 2018 का निर्णय पालन नहीं किया जा रहा है। और उस प्ली में उन्होंने कहा कि कोर्ट डायरेक्शन दे सरकार को किस किस दिशा में। पहला डायरेक्शन सेंटर सरकार गवर्नमेंट को दे कि ब्रिंग इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म लेकर के आइए जिसकी इतने लंबे समय से चर्चा हो रही। मैं बताऊंगा ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या है। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन एंड डीकम्युनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट केंद्र सरकार बनाए, सुप्रीम कोर्ट उसे डायरेक्ट करे, ऑर्डर करे कि केंद्र सरकार एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जिसके तहत डीक्रिमिनलाइजेशन हो और डीकम्युनलाइजेशन हो। इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, कास्टिज्म एंड नेपोटिज्म फ्रॉम इलेक्टोरल सिस्टम, करप्शन निकले, कास्टिज्म निकले, जातिवाद निकले, भ्रष्टाचार सारा निकले, और नेपोटिज्म जैसे भाई भतीजावाद यानी कि वंशवाद इससे बाहर जाए। तो वंशवाद से मुक्त कराना, भ्रष्टाचार से मुक्त कराना, जातिवाद से मुक्त कराना, धर्म के आधार पर जो पार्टी कैंडिडेट चुन रही है उस चीज़ से मुक्त कराना है, और पूरे के पूरे इंटरनल पॉलिटिक पार्टी डेमोक्रेसी लेकर के आनी है, रिफॉर्म लेकर के आना। ये एक बात कही गई। इसी की सुनवाई करते हुए अभी सुप्रीम कोर्ट का अश्विनी कुमार उपाध्याय की इस प्ली के ऊपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का अब 13 तारीख को ये जजमेंट आया, वो ये है, ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, सारा ओनस, वी विल नॉट डील विद द कैंडिडेट, सारा ओनस पॉलिटिकल पार्टी पे है कि वो उसके सिलेक्शन के साथ ही 48 आवर्स के अंदर अंदर, या फिर जब उसने पर्चा भरा उसके मिनिमम 2 हफ्ते के अंदर अंदर, या तो सिलेक्शन के साथ ही 48 आवर्स के अंदर अंदर, या जब उसने पर्चा भरा है उसके मिनिमम 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो कैंडिडेट अपनी सारी डिटेल प्रोवाइड करेगा पार्टी को, जिसको चुना है पार्टी ने। अगर उसका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट है तो, और वो सारी डिटेल 72 घंटे के अंदर अंदर, 72 आवर्स के अंदर अंदर पॉलिटिकल पार्टी अपलोड करेगी फेसबुक, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, हर जगह पर, सारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, एक वर्नैकुलर पेपर पर और एक नेशनल लेवल पेपर पर, सारे ब्रॉडकास्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ऊपर, हर जगह पर भरपूर पर्याप्त प्रचार किया जाएगा कि इनके अगेंस्ट ये क्रिमिनल केसेस हैं। ये सारा ओनस पॉलिटिकल पार्टी पे है, और पॉलिटिकल पार्टी को ये करते हुए 72 घंटे के अंदर अंदर अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी कि कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी है इलेक्शन कमीशन के पास। अगर पॉलिटिकल पार्टी ये एक्शन टेकन यानी कि कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं सबमिट करती इलेक्शन कमीशन को, देन इलेक्शन कमीशन विल फाइल प्ली टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्ली, कि वो ये कहेगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया है इन पार्टी ने, ये मान नहीं रही। तो कैंडिडेट के सिलेक्शन के साथ ही कैंडिडेट 48 घंटे या फिर पर्चा भरने के 7 दिन 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो अपनी सारी क्रिमिनल एंटीसीडेंट की जानकारियां पूरी किसको देगा, जाकर के पार्टी को। आई बात समझ में? पार्टी 72 घंटे के अंदर अंदर सारी एक्शन टेकन रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट सब कुछ सबमिट कर देगी इलेक्शन कमीशन को। नहीं हो करती, फेल होती है तो इलेक्शन कमीशन जाकर के लगा देगा क्या, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे प्लीज़, कि ये इन्होंने कोर्ट का निर्णय नहीं मांगा, और फिर कोर्ट निर्णय लेगा आगे की पार्टी के साथ क्या करना है। पार्टी वर्नैकुलर और नेशनल यानी कि लोकल भाषा में और भारतीय भाषाओं में जो भी नेशनल लेवल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उनमें उसको प्रचार करेगी, सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर उसको शायर करेगी, और पार्टी अपनी जो भी वेबसाइट्स हैं उन पर भी इसके बारे में पूरी जानकारी देगी। मतलब अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए कि इस पर्सन के अगेंस्ट ये केसेस हैं। आई बात समझ में? ये तो अब तक सुनने में आ रहा था, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इतना अलग क्यों है? जब पार्टी इस कैंडिडेट के बारे में प्रचार करेगी तो पार्टी को बोला है कि रीज़न दो कि वाई दिस कैंडिडेट ओनली, वाई नॉट द क्लीन कैंडिडेट। ये अब तक नहीं हुआ था। पार्टी को पूरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, अखबारों में, न्यूज़ चैनल पे, रेडियो पे कारण बताना होगा कि वाई दिस कैंडिडेट, वाई नॉट अदर क्लीन कैंडिडेट। और जब उस कैंडिडेट को बताना है तो कोर्ट ने ये कहा कि हमने ये क्लॉज क्यों डाला, पूछो। तो उन्होंने पूछा क्यों, कहते हैं रीज़न ये है, रीज़न बताने का कि आपको रीज़न बताना, उसका रीज़न ये है कि कैंडिडेट सिर्फ विनेबिलिटी के बेसिस पे ना चुना जाए, कैंडिडेट मेरिट के बेसिस पर चुना जाना चाहिए, कैंडिडेट क्वालिफिकेशन के बेसिस पे चुना जाना चाहिए, कैंडिडेट सर्विसेज के बेसिस पे चुना जाना चाहिए। विनेबिलिटी, कोई जीतने का दम रखता है सिर्फ इसलिए आप कैंडिडेट चुन रहे हैं, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। सो वी विल असर्टेन by reading your reasons, we will ascertain, is there any merit, is there any qualification with that person, or is there any services given by that person? Yeah, it is simply a case of winnability. So this is not democracy. We don't need a person who is strong enough to win the election by the dint of its muscle power and the money power. To eradicate the muscle and money power, we have to understand, we have to ascertain whether it is due to the qualifications, merit or services, or it is due to the winnability factor.
इसलिए कोर्ट ने ये कहा है कि ये आपको करना ही पड़ेगा। और कितनी बड़ी बात हो जाएगी कि जब ये आप कहेंगे कि हमने क्लीन कैंडिडेट नहीं चुना, ये चुना, कारण क्या हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब आप किसी से पूछ लेते हैं कि इसके अगेंस्ट मर्डर का चार्ज था, आपने क्यों चुना इसको, तो वहाँ पर सारा स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि भाई ये फॉल्स एक्विजिशन इस पे लगे हैं जो, तो पार्टी पे ओनस आ जाता है सारा, क्योंकि कल को अगर प्रूव हो गया, कन्विक्ट हो गया तो अपोजिशन घेर लेगी ना पार्टी को। तो इसलिए लोकसभा में, लोकतंत्र में यही तो होना चाहिए, इसमें अपोजिशन को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। कल को वही पार्टी मान लो सत्ता में भी आ गई और उस पार्टी ने अपने हलफनामे में ये दायर किया था कि भाई ये इसके अगेंस्ट फॉल्स एक्विजिशंस हैं, ये इतनी जनसेवा की है, ऐसे में मान लो प्रमाणित हो जाएगी वो बंदा वाकई कन्विक्ट हो गया, फिर तो सारी जवाबदारी तो पार्टी की जवाबदारी तय हो जाएगी, क्योंकि पार्टी के चिन्ह पर, पार्टी के फंड से, पार्टी के नाम पर, पार्टी के आइडियोलॉजी पर उस बंदे को वोट मिलते हैं। ऐसे में पार्टी की जिम्मेदारी बन जाती है लोकतंत्र में वो अपना रोल प्ले करे। जानते हो क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ओनस सारा पार्टी पर क्यों डाला, उसके कारण दो बताए सुप्रीम कोर्ट ने पहला ओनस पार्टी पर इसलिए डाला है कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, इस डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई रोल नहीं है, ऐसा कहना बंद करिए। हम जिस डेमोक्रेसी में, इस कंट्री में सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी है, सेंट्रल ही पॉलिटिकल पार्टी। वाई? बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू ही कैंडिडेट सेलेक्ट होकर के आते हैं और फिर उन्हीं कैंडिडेट में आगे इलेक्शन होता है, तो उन्हीं को चुन करके जाना है और वो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं देश के। तो पॉलिटिकल पार्टी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट पॉलिटिकल पार्टी इज सेलेक्टिंग द कैंडिडेट एंड दोज कैंडिडेट्स आर फाइटिंग द इलेक्शंस एंड अल्टीमेटली दे आर बीइंग इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट एंड दैट्स व्हाई दे आर रिप्रेजेंटिंग यू। दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, जनता और सरकार के बीच की कड़ी ही पॉलिटिकल पार्टी है कि जनता क्या चाह रही है, क्या मांग रही है, क्या सोच रही है, इसे सरकार तक पहुंचाती है पॉलिटिकल पार्टी और फिर सरकारें उसके रिलेटेड बिल लेकर के आती हैं पार्लियामेंट में और फिर वो कानून बनते हैं। तो जब जनता की एस्पिरेशंस, जनता की रिक्वायरमेंट और डिमांड जनता से निकल करके सीधे जा रही है पार्टियों तक, सीधे सरकारों तक, वो पार्टी और सरकारें ही बन रही हैं उन कैंडिडेट के द्वारा जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए पार्टी, तो पार्टी इज एट द सेंट्रल लेवल, पार्टी इज द सेंट्रल ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। पार्टी इग्नोर नहीं की जा सकती। तो ओनस भी सारा पार्टी, जिसके पास जितनी पावर है उसके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेट्रीमेंटल, वो कंसेप्ट फॉलो अब नहीं हो सकता। पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना पड़ेगा। पावर ले रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको तय करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? इसलिए पार्टियों के ऊपर ये ओनस डाला गया, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई। अब देखते हैं कि इस दिशा में लगातार सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या सुधार किए हैं, इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग निर्णय हैं और वो निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? सन 2002 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट निकल करके आया। वो वर्डिक्ट क्या बताता था? क्रिमिनल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, ये तीनों आपको अपने नॉमिनेशन पेपर में मेंशन करने हैं। और रिटर्निंग ऑफिसर, जो रिटर्निंग ऑफिसर आपके नॉमिनेशन फाइल कराता है, उसको ये ऑथराइजेशन दी गई कि अगर ये रिकॉर्ड्स नहीं मेंशन कर रहे हैं, ये आप उसकी जो रजिस्ट्रेशन है, जो फाइलिंग है, वो नामांकन उसका रद्द कर सकते हो। 2002 में ये बहुत बड़ा फैसला, इसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड कि आप कितना, आपके पास एसेट्स हैं, कितना पैसा है, कितनी ज़मीन जायदाद है, क्योंकि इससे पता लगेगा कि 5 साल वही बंदा एमपी बनने के बाद अब जब दोबारा चुनाव लड़ने आया है, कितना पैसा बढ़ गया उसके पास, कितनी कमाइयाँ आ गई। उसके बाद पता लग जाएगा कि सिर्फ एक एमपी की सैलरी के अकॉर्डिंग ही ग्रो हुआ है या फिर येन केन प्रकरण कोई और सामान लेकर के ग्रो हुआ है। तो इसलिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड आना जरूरी है। हाँ, ये बात ठीक है कि टैलेंट के सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनता को तो पता हो कि कौन कितना क्वालिफाइड है, उसके पास तो इन्फॉर्म चॉइसेस हों। पॉलिटिक्स में आने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, पर जब जनता ने ही चुनना है तो चुनने वाले के पास तो एटलीस्ट सारी जानकारी हो ना, वो ये देखे उसे किसे चुनना है, तो बताना पड़ेगा। इसके बाद 2013 में एक फैसला आया। वो क्या फैसला था? अब तक क्या होता था? देखिए, हमारी कंट्री में होता ये है कि कोई एमपी, कोई एमएलए सिटिंग है, अभी है, उसके अगेंस्ट चार्जशीट लगी हुई थी, केसेस लगे हुए थे, वो केसेस चल रहे थे, एकदम से मान लीजिए कन्विक्ट हो गया, वो पाया गया, हाई कोर्ट ने कह दिया कन्विक्टेड है। तो हमारी कंट्री में जो डिस्क्वालिफिकेशन है किसी एमपी या एमएलए की, वो डिस्क्वालिफिकेशन एक तो मैनेज होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, अगर वो अनसाउंड माइंड का है या कोई भी कंडीशन हमने पहले के लेक्चर्स में बताया है, तो उसे उस पद से डिस्क्वालीफाई करेंगे। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में दी गई शर्तों के तहत वो डिस्क्वालीफाई होता है। ऐसे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट पैरा 8 में ये मेंशन है कि अगर कोई सिटिंग एमपी या एमएलए के खिलाफ कन्विक्शन आ जाती है कि वो गुनहगार पा लिया गया है, ऐसे में उसे 3 महीने का समय दिया जाएगा अपील करने के लिए, उसे इमीडिएट इफेक्ट से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 किसी सिटिंग एमपी और एमएलए को प्रोटेक्ट करता है, उसके अगेंस्ट कन्विक्शन भी आ गया है, ये उसकी इम्यूनिटी है।
ये इम्यूनिटी उसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहते हैं इसे, आर्टिकल 101 के तहत ये शक्तियाँ उसे मिल रही हैं। इस अल्टीमेट पावर की वजह से उसको 3 महीने का समय मिल जाता था कि वो अपील लगा सकता है, वो प्ली लगा सकता है। लेकिन 2013 के लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस क्षण कोई सिटिंग एमपी एमएलए कन्विक्ट डिक्लेयर होता है उसी क्षण से विद इमीडिएट इफेक्ट वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की वो 3 महीने की प्ली लगाने वाली उसकी ताकत नहीं है। सो इन द लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अपॉन कन्विक्शन चार्जशीटेड एमपीज एंड एमएलएज वुड बी डिस्क्वालीफाइड विद इमीडिएट इफेक्ट। आई बात समझ में? तो एक रक्षा कवच छीन लिया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये एज इट इज केसेस पूछे जाते हैं, केसेस किससे जुड़ा है, तो आपको बताना है इट इज रिलेटेड विद ऑप्शन बी सी, कुछ भी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इट इज रिलेटेड विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलएज। अगला 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितने भी ट्रायल कोर्ट्स हैं कंट्री के, उन ट्रायल कोर्ट्स को कहा कि जो भी एमपी एमएलएज के केस चल रहे हैं आपके अगेंस्ट, उन्हें आप टाइम बाउंड मैनर में 1 ईयर में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि होता क्या था, चार्जशीटेड हो गए आप, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल केस चली जा रहा है, और 20-20 साल आप एमपी बने हुए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कन्विक्शन रेट को बढ़ाने का एक तरीका ये भी तो है कि ट्रायल खत्म हो टाइमली, क्योंकि जस्टिस डिले इज बिंग जस्टिस डिनाइड। ऐसे में जस्टिस डिनाइड देश का भी हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो आपको तो अच्छा कर रहे हैं आपके लिए। जब एमपीओ ने हो हल्ला किया, सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन देता है बड़ा ज़बरदस्त देता है, उसने कहा आपको खुश होना चाहिए, ताली में जाओ, क्योंकि आप 15 साल जीने वाले थे उस धब्बे के साथ कि आप गुनहगार हैं, लेकिन हमने आपको मुक्त कर दिया 1 साल के अंदर ही कि अब आप आगे के 14 साल गर्व से जी सको, तो अच्छा है, खुशी मनाओ। कहते हैं हाँ है तो अच्छा ही, बहुत अच्छा है। तो ऐसे में कहा गया कि 1 साल के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट को ये नोटिस दिया गया। ये अगला 2017 में एक और लैंडमार्क एक्टिविटी हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये नरेंद्र मोदी सरकार थी और ये वादा कर करके आए थे चुनाव में, ये बता दूं मैं 2014 में, कि ये जितने भी हैं इनको, तो इन्होंने कहा था कि इनको टांगेंगे, ये जितने भी सारे हैं जिन पे क्रिमिनल केस है इनको खत्म कर देंगे भाइयों बहनों। तो उस दिशा में फिर 2017 में इन्होंने और भी कुछ किया है। 2017 में वो भी बताएंगे आपको। 2017 में इन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए 12। सुप्रीम कोर्ट का ये भी दिशा निर्देश था कि आने वाले समय में स्पेशल कोर्ट बनाना। पहले तो ट्रायल कोर्ट को बोला है कि 1 साल में निपटाओ, अब ट्रायल कोर्ट के पास पेंडेंसी बहुत है, कह रहे हैं स्पेशल कोर्ट ही बना दो इनके लिए। तो 12 स्पेशल कोर्ट बनाए गए, लेकिन 90% मामले जो वहाँ गए उनमें से 90% मामले आज वहाँ लंबित हैं, वो लटके चल रहे हैं, उसको छोड़ दें। 2018 में लैंडमार्क जजमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो मैंने सारी बता दी पहले। और अब 2020 का ये जजमेंट जिसमें कारण बताओ, शो कॉज, बताओ कि क्यों चुनाव से एक क्लीन एंड नीट एंड क्लीन इमेज वाले कैंडिडेट के सामने। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट तो लगातार 2002 से लेकर के 2002, 2013 लिली थॉमस, 2014, 2017 सरकार, केंद्र सरकार ने कदम उठाया, 2018, 2020, ये तो होता रहा। कोर्ट के एंड पे बहुत कुछ हुआ, कोर्ट के एंड के बहुत कुछ हुआ, लेकिन पार्टियों के एंड पर और पार्लियामेंट के एंड पर और विधानसभाओं के एंड पर वो काम नहीं हुए। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब हमने ये जितना भी बोर्ड पर लिखा था डाटा, वो सारा पढ़ दिया आपके सामने, वो सारा क्लियर कर दिया आपके सामने। अब हम आपके सामने एक वृतांत रखना चाहते हैं 2019 के चुनाव का, ताकि आपके सामने एक सच्चा चेहरा भी आए कि असल में देश में है क्या। उस डाटा के साथ फिर आएंगे बैकग्राउंड से कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होती क्या है, क्या विचार थे इसके ऊपर प्लेटो के, क्या विचार हैं इसके ऊपर रॉसे के, वोल्टेयर क्या बोल के गया है, और किस किस तरह की फॉर्म में ये होती है, कब से पहली बार बूथ कैप्चरिंग हुआ भारत के अंदर, और क्या क्या आज हो रहा है इसमें, रथ यात्रा का क्या रोल है, बाबरी मस्जिद विध्वंस का क्या रोल है, बॉम्बे ब्लास्ट का क्या रोल है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। देखिए, अगर हम 2019 के जनरल इलेक्शंस की कंडीशंस को काउंट करें तो 2019 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी के जितने भी कुल टोटल एमपीज़ जीते हैं, टोटल एमपीज़ जो जीते हैं, उनमें से बीजेपी के 116 एमपीज़ यानी कि 39% एमपीज़ के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं। यानी कि जितने भी उनके टोटल विन हुए हैं एमपीज़, उनमें से उनके 39% एमपीज़ के अगेंस्ट, लेकिन क्योंकि बीजेपी के एमपीज़ ही बहुत जीते हैं, मेजॉरिटी पार्टी तभी सरकार बनी, इसलिए एब्सोल्यूट नंबर में ये 116 हो रहे हैं 39% के साथ भी। इसके अलावा अगर आप देखें तो कांग्रेस के जितने एमपीज़ जीते उनमें से 29 एमपीज़, क्योंकि एमपीज़ ही बहुत कम जीते, उसमें से भी 29 एमपीज़ के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं, मतलब 57%। तो परसेंटेज वाइज बीजेपी 39% पे है, कांग्रेस 57% पे है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में कांग्रेस का योगदान यहाँ ज़्यादा माना गया है परसेंटेज वाइज। अगर हम इन दोनों को भी इंडिपेंडेंटली देखें, अभी ध्यान से समझो। इसके बाद आ जाती है डीएमके।
10 MPs जीते हैं। टोटल जितने MPs हैं उनमें से 10 MPs हैं जो कि 43% बनते हैं उन्हीं के, जितने उनके MPs खड़े थे उनमें से 43% के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है जदयू ने, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी ने। जदयू के 13 जितने टोटल MPs उनमें से 13 MPs जो हैं वो क्रिमिनल चार्जेस में हैं, यानी कि 81%। अब अगर इसे मैं जोड़ दूं बीजेपी के साथ, क्योंकि ये बीजेपी का घटक दल है, ये NDA में है ना, इट इज़ अ अलायंस पार्टनर ऑफ द बीजेपी, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। दोनों कोलिशन में है, तो फिर उनके जोड़ लीजिए 116 और इनके जोड़ लीजिए 13। आई बात समझ में। इसके अलावा TMC के 9 MPs जो हैं वो क्रिमिनल चार्जेस में, माने 41%। तो बाजी मारी यहाँ पे विजेता हैं जदयू, सेकंड नंबर पर आते हैं कांग्रेस, थर्ड नंबर पर आते हैं DMK, फोर्थ नंबर पर आती हैं TMC, अंतिम में आती है बीजेपी। और बीजेपी यही कहती है, बीजेपी ये कहती है कि क्रिमिनलाइजेशन के मामले में हम अंतिम खड़े हैं, 39% पे खड़े हैं, बाकी हमसे ऊपर हैं, क्यों नहीं जाके बात करते उनसे। लेकिन 116 अकेले उन्होंने ही कंट्रीब्यूट कर दिए, पोषित करके समर्पण कर दिए देश को, जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं। ये समर्पण है इन सभी का। ये डाटा मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ये डाटा है ADR का, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। हर न्यूज़ चैनल, हर जगह पर आपको ADR का ही डाटा मिलेगा। यही लोग हैं इस दिशा में जो काम कर रहे हैं। ये वेल्थ के नाम पर, क्वालिफिकेशन के नाम पर और क्रिमिनल केसेस, इन 3 पैरामीटर पर डाटा कलेक्ट करते हैं। अभी दिल्ली चुनाव में भी इन्होंने डाटा कलेक्ट करके दिया था, वेल्थ, क्वालिफिकेशन और क्रिमिनल केसेस, इन 3 बेसिस पर। इस बार 539 विनिंग कैंडिडेट्स में से 233 MPs जो हैं वो 43%, यानी कि जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं। टोटल कितने? 539, जिनमें से 233 यानी कि 43% के अगेंस्ट क्या चल रहा है? क्रिमिनल केसेस। 2014 में ये आंकड़ा कितना था? 185 MP, 185 MPs यानी कि 34%, और हमने वो डाटा पढ़ा था। 34% के बजाय अब हो चुका है 43%। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके इनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं। अब ये जो 185 MPs हैं, इन्हीं में से 112 MPs के अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे। वो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, इनमें रेप आता है, मर्डर आता है, किडनैपिंग आता है, मॉलेस्टेशन, इस तरह की चीज़ें आती हैं। 2009 में 162 MPs किस चार्जेस में थे? क्रिमिनल। तो 2009 में 162 MPs क्रिमिनल चार्जेस यानी कि 30%। 2014 में 185 MPs यानी कि 34%। 2019 में 233 MPs यानी कि 43%। तो 30% से 43% तक की यात्रा है। और सीरियस क्राइम के मामले में, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस के मामले में 2009 से 2019 के बीच में 109% की बढ़ोतरी हुई है, 109% की। आई बात समझ में। इसके अलावा ये एक और बहुत खास चीज़ है, 11 विजेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ मर्डर के चार्जेस हैं। 11 विजेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्लियर कट मर्डर चार्जेस हैं। उनमें से 5 बीजेपी ने दिए हैं। यहाँ पे बीजेपी टॉप पे है, 5 बीजेपी ने दिए, कांग्रेस ने 2 दिए, सॉरी BSP ने 2 दिए, बहुजन समाज पार्टी 2, कांग्रेस ने 1 दिया, NCP महाराष्ट्र शरद पवार की 1 दिया, YSR कांग्रेस आंध्र प्रदेश 1 दिया, इंडिपेंडेंट भी 1 है, वो इंडिपेंडेंट भी 1 मर्डर चार्जेस में वो जीत गया। आई बात समझ में। तो 11 हैं जो मर्डर चार्जेस में चल रहे हैं। ये तो हो गए इनके आंकड़े, ये तो हो गया डाटा। अब पिक्चर आपकी आंखों के सामने है। इस समय जो आपने लोकसभा जिता करके भेजी, उस लोकसभा के 539 मेंबर में से कुल 233 इन तरह के मामलों में लिप्त है। मतलब 43% आपके द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स इस समय क्रिमिनल चार्ज में चार्ज शीटेड चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन पे आरोप लगाया गया है, ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसे आरोप लगा दिया, ACP को कंप्लेंट भेज दिया कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। ये चार्ज शीटेड है।